नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले निकाली जा रही बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव किया गया। नीमच के मनासा में पथराव की एक घटना हुई। जिस वक्त पथराव किया गया उस वक्त रथ पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री मोहन यादव रथ पर सवार थे। पथराव में रथ सहित कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। उज्जैन संभाग की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीमच में हरी झंडी दिखाकर की थी। देखिए रिपोर्ट। मानसा विधानसभा में रावड़ी कुवी गांव में जन आशीर्वाद यात्रा पहुंची तो ग्रामीणों ने उस पर पथराव किया। बताया जा रहा है कि चीता प्रोजेक्ट में वन विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण करने के कारण ग्रामीण आक्रोशित थे। उन्हीं लोगों ने रथ यात्रा पर पथराव किया है। इसमें करीब आधा दर्जन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। बता दें, चीता परियोजना का सही अर्थ इसके नाम में ही छिपा है। यह परियोजना धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाले जीव चीता के संरक्षण के लिए लाई गई है। दुर्भाग्य है कि देश में चीता का अस्तित्व 70 साल पहले ही खत्म हो चुका है। ऐसे में केंद्र सरकार भारत में चीतों को लाए जाने के लिए प्रयासरत है। दरअसल कूनो के बाद चीतों का एक और नया ठिकाना मंदसौर का गांधी सागर अभयारण्य में प्रस्तावित है। इसके लिए चीतों के बाड़े बनाए जाने के लिए वन विभाग जंगल में फेंसिंग कर रहा है, जिससे ग्रामीणों के पशुओं को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। इसी बात को लेकर ग्रामीण भड़क गए और उन्होंने इसका विरोध प्रदर्शन भी किया। इस यात्रा के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, बंसीलाल गुर्जर और मानसा विधायक माधव मारू भी यात्रा के साथ थे। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस ने यह हमला कराया है। बीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं से अपील की है और ताकत के साथ यात्रा को आगे बढ़ाएं। ये यात्रा कैसे रोकी जाए, इसको लेकर कांग्रेसी षड्यंत्र कर रही है। हमारी जन आशीर्वाद यात्राएं जो जनता का आशीर्वाद लेने के लिए निकली हैं और इनको अपार जन समर्थन जो मिला है, 5 यात्राएं हमारी निकली है, कल एक और बच्ची वो भी निकल रही है। तो इनका अपार जन समर्थन देख करके कांग्रेसी अपराधियों ने, गुंडों ने, क्योंकि इनका तो मूल चरित्र ही ये है, इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से पेड़ों के पीछे छिप करके हमारे यात्रा पर हमला किया, सारे वाहन तोड़ दिए। इसलिए इस प्रकार की गुंडागर्दी का जवाब भी दिया जाएगा और ऐसे लोगों को जिन्होंने ये काम किया उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। और यात्रा की सक्सेस देख करके कांग्रेस जो घबराई है, सफलता देख करके कांग्रेस का ये कृत्य दुर्भाग्यजनक तो है ही, मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं, लेकिन ऐसे लोगों को जवाब भी देंगे और यात्रा और सफलता के साथ आगे बढ़ेगी। ये कांग्रेसियों की गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे। कांग्रेस महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पथराव का वीडियो शेयर किया। उन्होंने लिखा, नीमच का यह वीडियो तकलीफ दे है, लेकिन धरातल की असलियत को दिखाता है। शिवराज की अवसरवाद यात्रा के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सुरजेवाला ने कहा, पाप का खड़ा भर गया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ साथियों ने विनम्र अनुरोध है कि सिर्फ वोट की चोट से भाजपा को सबक सिखाएं। विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को मिल रहे अपार समर्थन को देखकर कांग्रेस घबरा गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की गुंडागर्दी का जवाब दिया जाएगा और ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। वहीं कांग्रेस नेता अरुण यादव ने कहा कि 18 साल में जो कर्म किए हैं उसके नतीजे सामने आने लगे हैं। जी हाँ, तो यात्रा पर जो हमला हुआ उसको कहीं ना कहीं विपक्ष कह रहा है कि ये जमीनी हकीकत है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस का एजेंडा है जो यात्रा पर हमले करवा रहा है और इसका जवाब जो है वो जनता आगे आने वाले चुनाव में देगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर यात्राओं पर इतने हमले क्यों हो रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे।
हमारे साथ आनंद तारण जी, कांग्रेस प्रवक्ता भोपाल से जुड़ चुके हैं। आनंद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे नीमच में जो हुआ, और इसका ठीकरा तो कांग्रेसियों के सर पे ही फोड़ दिया गया है। आवाज आ रही है मेरी? जी जी। हेलो हेलो। हाँ जी, आ रही है आवाज। आ रही है? जी जी। अब मेरा कहना ये है कि हम में कमी है, हम में अकर्मण्यता है, आरोप कांग्रेस पे लगाते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी का पिछले 20 साल से नहीं चल रहा है। क्या गलती हम कर रहे हैं, अकर्मण्यता हम है, जवाबदारी हम हमारे पास नहीं है। जनता के प्रति जो हमारी जवाबदारी होनी चाहिए उससे हम अलग हो रहे हैं। तो ये जिनको देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का विरोध कौन कर रहे हैं? उनके लोग कर रहे हैं, जो उनकी पार्टी के लोग हैं, जो जिन्होंने चना चिरौंजी खाकर इस पार्टी को मजबूत किया है, बलवित किया है, पुष्पित किया है। आज अगर उनके हितों पर डाका डाला। आनंद जी, हम आपको फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपकी आवाज़ हम तक स्पष्ट रूप से नहीं आ पा रही है। आपको बता दें कि ये ट्वीट है, कमलनाथ ने भी इस पर ट्वीट किया है, एमपी कांग्रेस ने भी इस पर ट्वीट किया है, पिशर्म बीजेपी शर्मसार मध्य प्रदेश, और लिखा है कि मुख्यमंत्री शिवराज के सामने बीजेपी की महिला सांसद से छेड़छाड़ी। तमाम आरोप जो है लगातार लगाए जा रहे हैं कांग्रेस द्वारा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, उसको लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है, और कैलाश विजयवर्गीय इस यात्रा में थे और पथराव हुआ। यहाँ पर तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, और इस पर कांग्रेस ने ट्वीट भी किया है। आनंद जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप? हेलो जी जी। भारतीय जनता पार्टी तो खुद अपने मकर जाल में फंसी हुई है, क्योंकि जो गद्दारों को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया था, जो वहां ईमानदार कार्यकर्ता है, जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, वो आज परेशान है पार्टी से, तो वो विरोध कर रहे हैं। अब विरोध कर रहे हैं, वो आरोप कांग्रेस पे, कांग्रेस करवा रही। अरे कांग्रेस करवा रही, कार्रवाई करें, आप उनको चिन्हित करें कौन है, उसके ऊपर कार्रवाई करें। इस तरह के जो घड़ियालू आंसू बहाने से काम नहीं चलने वाला। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चलाचली की बेला है। जिस तरह से इन्होंने मध्य प्रदेश की विरासत को धूल में मिलाया, मध्य प्रदेश की जनता की मानसिकता पर डाका डाला है। आज मध्य प्रदेश की जनता उतावली है, उत्तेजित है कि भारतीय जनता पार्टी से तो हाथ कर लिए जाए, और निश्चित रूप से आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग और जनता ने मिलकर जो इनका विरोध किया है, अब वो करेंगे क्या? आरोप उनकी मजबूती है कि कांग्रेस के अलावा उनके पास कोई विकल्प ही नहीं, तो आरोप वो कांग्रेस पे लगा रहा है। तो ये तो उनका चरित्र है। अरे भाई, क्या आप लोगों से आशीर्वाद ले रहे हो, जन आशीर्वाद ले रहे हो, और आपको जन आशीर्वाद की जगह आपके ही कार्यकर्ता आपका विरोध कर रहे हैं, तो कांग्रेस का भी बीच में आ गई। ये भारतीय, और सरकार आपकी है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में, और आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा रही है। इससे ज्यादा अकर्मण्य कौन सी सरकार होगी जो लाइन ऑर्डर नहीं संभाल पा रही, जो अपनी यात्रा का सुरक्षा नहीं कर सकती? इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? वो आम जनता की क्या सुरक्षा करेगी? ये बहुत सोचनीय बात। बिल्कुल। अगर मैं बात करूं आनंद जी, तो बीजेपी की यात्रा का जगह जगह पर विरोध देखने को मिल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? विरोध क्यों नहीं होगा? आप बताइए, विरोध क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो पार्टी व्यापारी पार्टी हो गई हो, जिस पार्टी ने चाल चरित्र चेहरे की बात की थी कि हमारा चाल चरित्र चेहरा दूसरी पार्टियों से अलग है, हम हर स्तर पे दूसरी पार्टियों से अलग काम करेंगे, तो वो उसने कितना अपना घिनौना चरित्र सामने प्रस्तुत किया कि अगर उनके खिलाफ जनादेश आया तो उन्होंने किस तरह से तोड़फाड़ करी, किस तरह से लोगों को डराया, धमकाया और अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो ये पूरे देश में हो रहा है, न केवल मध्य प्रदेश में, पूरे महाराष्ट्र में देख लीजिए और दूसरे प्रदेशों में देख लीजिए, जहाँ जहाँ इनने सरकार बनाई तोड़फोड़ करके, तो उसका हाथ में इसी तरह से होगा। कर्नाटक में भी उन्होंने यही किया था, तो कर्नाटक में आज भारतीय जनता पार्टी के, अब मध्य प्रदेश सहित कर्नाटक के बाद अब जो चुनाव होंगे इस देश में, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अब गर्त में जाएगी, क्योंकि इस देश की जनता के विश्वास से उठ चुके हैं। आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह 20 साल से सरकार में, और आज वो चेहरा लेके आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो क्या आवश्यकता हो गई कि शिवराज सिंह जब काम कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी की जरूरत क्या हो गई? लेकिन जो 44 लाख करोड़ का कर्जे से मध्य प्रदेश उड़ा दिया, जो धर्म के नाम पर राजनीति करती थी पार्टी, जिसने धर्म के नाम पर अपनी रोटियां सेकी, आज आपने देखा होगा महालोक में किस तरह से 870 करोड़ रुपए का खाला हुआ। इस तरह से एक हवा के झोंके ने सब ऋषि मुनियों की मूर्तियों को खंडित कर दिया।
कितना धर्म का अनादर हुआ, कितना मानसिकता पर प्रहार हुआ, हिंदू समाज की मानसिकता पर किस तरह से प्रहार हुआ, ये पूरा सोचनीय बात है। नरेंद्र मोदी का चेहरा ये सामने लेके आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2014 में सत्ता में आने के पहले कितने वायदे किए थे? उन्होंने बोला था हम 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे। उन्होंने बोला काला धन लाएंगे। उन्होंने बोला कि हम 15 लाख रुपए हर खाते में देंगे। उन्होंने बोला कि डीजल पेट्रोल के रेट कम करेंगे। उन्होंने बोला कि हम हमारा धर्म से माथा झुक रहा है, रुपये का मूल्यन हो रहा है, 60 रुपए हो गए, आज 83 पार हो गए। आपने देखा होगा कि उन्होंने बोला 50 दिन के बाद आप किसी चौराहे पे बुलाना। 2000 का नोट बंद हो गए, लेकिन वो आज तक किसी चौराहे पर नहीं आए। तो ये जो स्तर है, करनी और करनी में जो अंतर है, इस देश के राजा और राजा के जो नवाब हैं उनकी ये सब चीजें सामने आ रही हैं। निश्चित रूप से अब भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश से चली की बोला है। अब आने वाला समय निश्चित रूप से कांग्रेस का होगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 60 सीटें आएंगी, उसमें आप 10% प्लस कर लें, 10% माइनस कर लें, इससे ज्यादा नहीं आने वाली। लेकिन जो चरित्र आज जनता दिखा रही है इन्हें, जो जनता इन्हें अपना चेहरा दिखा रही है, ये बड़ा सोच की बात है। ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमाकांत पटेल जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। राकेश अंचल जी, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले रमाकांत पटेल जी आपका रुख करूंगी। मैं इस पूरे मामले पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आरोप कांग्रेस पे लग गए हैं सीधे सीधे कि भाई कांग्रेस ने ये गुंडागर्दी करवाई है, कांग्रेस का इस पूरे हादसे में जो है एक इन्वॉल्वमेंट रहा, इस पथराव में इन्वॉल्वमेंट रहा। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जगह जगह पर हम देख रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा पर कहीं ना कहीं इसका विरोध जताया जा रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में कोई काम किया नहीं और लोग बेरोजगारी से परेशान है, लोग महंगाई से परेशान है, किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब जनता से माफी मांगनी चाहिए तो ये आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। इन्होंने जनता के हित में कोई काम नहीं किया है। अगर कोई काम किया होता तो इनको आज ये नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये छाती ठोक के कहते कि हमने काम किया है इसलिए हमको आप वोट दीजिए, काम नहीं किए हो तो हमको वोट मत देना। इनमें इतनी हिम्मत होती, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया है इसलिए इनमें हिम्मत नहीं है और ये कुछ कह नहीं पा रहे हैं, केवल आशीर्वाद की एक नौटंकी कर रहे हैं। और ये जो हमला हुआ है या आगे और भी हमले हो सकते हैं, ये केवल जनता का इनके प्रति गुस्सा है। पटवारी भर्ती होती है, उसमें भ्रष्टाचार होता है, अपात्र लोगों को पास कर दिया जाता है, उनको नौकरी के लिए काबिल बना दिया जाता है, पैसे ले लेकर के एक ही कॉलेज से सारे टॉपर बना दिए जाते हैं, एक ही जाति परिवार के लोगों को विकलांग बना करके उनकी भर्ती कर दी जाती है। तो इन्होंने कोई काम नहीं किया है, ये जनता का गुस्सा है। और ये हमने तो पहले भी कहा था कि जैसे आप जा रहे हो ये नौटंकी करने के लिए, जनता आपको उल्टे पांव वापस भेजेगी और जनता ने भेजा। ठीक है। मैं यहाँ पर राकेश अंचल जी का रुख करना चाहूंगी। राकेश जी, अगर मैं बात करूँ, ये जो जगह जगह पर विरोध हो रहा है, क्या चुनावी चाल बदल सकती है, चुनावी एजेंडा बदल सकता है? क्या शिवराज की जो योजनाएं हैं महिलाओं के लिए या बेटियों के लिए या अन्य जो योजनाएं हैं, क्या वो काम नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से जगह जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है, भले ही ठीकरा विपक्षी दलों पर फोड़ दिया जाए? राकेश जी, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ, देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा कोई पहला प्रयोग नहीं है। ये पिछले विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने की थी और 2018 में क्या नतीजे आए वो इस देश ने देखे थे। लेकिन इस बार की स्थितियां दूसरी हैं। इस बार मध्य प्रदेश में जनादेश की सरकार नहीं है, ये धनादेश की सरकार है। कांग्रेस को तोड़ की सरकार को गिरा करके बनाई गई सरकार है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक घबराहट है। जन आशीर्वाद यात्रा, कल ही मैं श्योपुर में था, अमित शाह जी को वहाँ आना था, मैं खुद देखने गया था कि कैसी होती हैं आशीर्वाद यात्राएं। तो आप देखेंगे कि ये एक तरह से चुनावी खर्च है, चुनावी सभाएं हैं और इसके लिए चूंकि अभी चुनावी कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है तो पूरा आयोजन सरकारी खर्च पर हो रहा है।
श्योपुर जैसे पिछड़े जिले में जहां लोग किसान सूखे से ग्रस्त मारे मारे फिर रहे हैं, वहां 400 बसों का इंतजाम किया गया सरकार की ओर से, आसपास के जिलों से भीड़ जुटाई गई और उसके बावजूद भी अपेक्षित भीड़ नहीं जुटी। गनीमत यह रही कि कल पानी बरस गया तो अमित शाह जी की सभा फ्लॉप होने से बच गई, तो ये ठीकरा बरसात के सिर फूट गया। जहां तक सवाल है हमलों का, तो ये एक कोई अच्छी बात नहीं है। जो घटना हुई है मैं उसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं, लेकिन उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराना ये एक तरह की घबराहट का प्रतीक है। वो स्थानीय मुद्दा था, स्थानीय लोग जो जिला प्रशासन का और राज्य शासन का निर्णय है उससे नाराज थे। अच्छी खासी बातचीत चल रही थी और बातचीत में जब उत्तेजना बढ़ी तो ये सब पथराव वथराव हो गया, और ये नहीं होना चाहिए। जन आशीर्वाद यात्राएं निकालने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को है, दूसरी पार्टियां भी चाहें तो निकालें, लेकिन इसको सरकारी खर्च पर जिस ढंग से अभी बेशर्मी के साथ निकाला जा रहा है वो जरूर सोचनीय विषय है कि जब आपके पास इतनी अच्छी अच्छी नीतियां हैं, आप लाडली बहनों को 1250 रुपये हर महीने घर बैठे मुफ्त में दे रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर आपको विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है तो निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्म अवलोकन का विषय हो सकता है। बिल्कुल राकेश जी, रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि पाप का घड़ा भर गया है और ये धरातल की सच्चाई है। तमाम आरोप लगातार कांग्रेस द्वारा भी ट्वीट करके किए जा रहे हैं, इस पर भी मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। ये पाप और पुण्य की बात राजनीति में होती नहीं है, नीति अनीति की बात भी राजनीति में नहीं होती है। मध्य प्रदेश की सरकार तो बड़े पुण्य काम कर रही है। जहां मुख्यमंत्री जी जाते हैं, जिस मंदिर पे जाते हैं, वहां पर एक लोक बनाने की घोषणा कराते हैं। मध्य प्रदेश में महाकाल तो सबसे पुराना मंदिर है, वहां लोग 500 करोड़ का बना और पहले ही आंधी तूफान में टूट गया, और उसके बाद मध्य प्रदेश में 1 दर्जन लोगों की घोषणा हो चुकी है। यहाँ तक कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं छिंदवाड़ा के हमारे कमलनाथ जी, उनके क्षेत्र में भी एक हनुमान मंदिर पुराना था, वहां भी लोक बनाने की घोषणा कर दी गई। तो हमारे मध्य प्रदेश की सरकार पुण्य तो बहुत कर रही है। अब उसके पाप उसके पीछे कितने हैं ये कांग्रेस के लोग और आपके लोग बता सकते हैं, ये पॉलिटिकल मुद्दा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि पिछले 3 साल में मध्य प्रदेश की सरकार, जैसी ये पहले 3 कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी थे उसके मुकाबले बहुत कमजोर साबित हुई है। जो सरकारी योजनाएं हैं वो धरातल पर नहीं आई हैं, नौकरशाही हावी हुई है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, और आप देखेंगे कि पिछले 3 साल में कम से कम छोटे बड़े सब मिला लिए जाएं तो 400 से ज्यादा घोटाले हुए हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में कोई भी काम होता है तो उसमें घोटाला जरूर होता है, लेकिन चूंकि सरकार इनकी है तो किसी घोटाले की जांच नहीं होती, कि कोई अपराधी पकड़ा नहीं जाता और राजनीति चलती रहती है। आनंद जी, कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार कांग्रेस जनता के बीच जाने वाली? अनम्यूट कीजिएगा आनंद जी। आनंद जी, माइक का एक ऑप्शन होगा, उसे अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। नहीं, आनंद जी की आवाज नहीं आ पाई। आनंद जी को फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आम आदमी पार्टी का क्या रोल रहने वाला है रमाकांत जी? देखिए, आम आदमी पार्टी का संगठन का काम पूरा हो चुका है। हमारे हर गांव में 11 लोगों की कमेटी बन गई है, सोशल मीडिया की कमेटी बन गई है। आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्राएं हर विधानसभाओं में निकल रही हैं, और पहले भी आपने देखा है कि अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी का एक प्रोग्राम हुआ था। अभी जल्द ही अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी का एक और प्रोग्राम मध्य प्रदेश में होने वाला है। तो आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी की 8 गारंटियां मध्य प्रदेश की जनता के लिए लॉन्च की हैं। उन गारंटी कार्ड को लेकर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जी हाँ, तो हाँ जी। आम आदमी पार्टी क्या एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी की 8 गारंटियों को लेकर के लोगों के बीच में उनके घर घर जा रहे हैं, उनको बतला रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो हम सबको रोजगार देंगे। जब तक रोजगार नहीं देते हैं तब तक बेरोजगारी भत्ता 3000 रुपए महीना देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे।
हम बतला रहे हैं कि नवंबर तक का आपका पूरा बिजली का बिल माफ रहेगा और आने वाले समय में पूरे 5 साल आपको बिजली का पैसा 300 यूनिट तक नहीं देना पड़ेगा। हम बतला रहे हैं कि अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसके इलाज में चाहे 1 रुपए खर्च हो, चाहे 1 करोड़ भी खर्च हो, बेहतरीन इलाज की व्यवस्था होगी, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। जैसा हमने दिल्ली में करके दिखलाया, हम उसी दिशा में पंजाब में करने जा रहे हैं। हम बतला रहे हैं कि तीर्थ यात्राएं, लेकिन ये जो आपका गठबंधन है उसके अकॉर्डिंगली क्या? देखिए, विधानसभा के चुनाव के लिए कहीं कोई गठबंधन नहीं है। विधानसभा के चुनाव आम आदमी पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, अपने अपने तरीके से अपने अपने मजबूती के साथ लड़ेगी। हाँ। गठबंधन जो है वो लोकसभा के लिए है, 2024 के इलेक्शन के लिए, एनडीए के खिलाफ इंडिया है। तो विधानसभा के चुनाव आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से लड़ेगी और मैं विश्वास दिलाता हूं आपके सभी दर्शकों को कि आप निश्चिंत रहें, आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी, सरकार बना करके जनता की सेवा करेगी। हमारे साथ एक दर्शक हैं, प्रेम चेन्नई से जुड़ चुके हैं। प्रेम, बहुत बहुत स्वागत है आपका और अपनी राय रख सकते हैं आप। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैं तो खाली ये बोलना चाहता हूँ कि आज जब भी चुनाव होते हैं जी, अगर बीजेपी वाले की वहाँ सरकार है तो भी वो हंगामा करते हैं वहाँ जाके, अगर उनकी सरकार नहीं है तो भी वो हंगामा करते हैं इलेक्शन टाइम में। बंगाल का उदाहरण ले लीजिए, बंगाल में इन्होंने धमा चौकड़ी मचाई, वहाँ पे ध्यान सब उनका भ्रष्ट किया तो वहाँ हार गए। अंतिम में इनकी सरकार है फिर भी कांग्रेस पर द्वेष लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ डगमग लग रही है इनको की जाएगी। मुझे समझ में नहीं आता, इतनी मजबूत पार्टी होके इतनी ओछी विरोधी क्यों कर रहे हैं ये लोग, दूसरे पर लगाते हैं इल्जाम हर जगह। क्या इनको खाली बीजेपी छोड़ के और कोई पार्टी भारतवर्ष में राजनीतिक पार्टी अच्छी नहीं है? इसका मतलब क्या है? इसका श्रेय हमारे पीएम साहब को ही जाता होगा। उनको सोचना चाहिए कि हम सब पार्टियों पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं कि वो खराब है, वही दंगे फसाद करा रही है, वही सब भ्रष्ट है, वही सब अपराधी है। ये उचित नहीं लगता है। अब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इस मुद्दे से जुड़ी आपकी कोई भी राय हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हमारे साथ आनंद तरन जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आनंद जी, किन मुद्दों के साथ इस बार आपके क्या मुद्दे होने वाले हैं, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे? आवाज आ रही है? आवाज जी 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 आवाज आ रही है जी। देखिए, कमलनाथ जी, मेरा नाम रमाकांत पटेल है, राकेश आंचल चल रहा है उस पे, कृपया उसको सही करवा दें। मेरा नाम रमाकांत पटेल। जी जी। चलिए पटेल साहब नमस्कार। मेरा निवेदन ये है कि हमने अगर घोषणा की है कि 500 रुपए में हम गैस सिलेंडर देंगे तो निश्चित रूप से देंगे। अगर हमने घोषणा की है कि 100 यूनिट बिजली माफ और 200 पे हाफ, तो निश्चित रूप से उसको आगे काम। अगर हमने बोला है सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देंगे तो देंगे। अगर हमने महिलाओं की बात की है कि 1500 रुपए उन्हें प्रति माह देंगे तो देंगे। तो जो भी हमने वायदे किए निश्चित रूप से उन सब वायदों को पूरा करेंगे। और जिस तरह से हमने बोला था कि किसानों का कर्जा माफ, तो आपने देखा होगा 27 लाख किसानों को कर्जा माफ कर दिया था। आपने देखा होगा 100 रुपए में 100 यूनिट लाइट की थी। और इस तरह से लगभग 200-250 योजनाओं पर काम कर दिया था आदरणीय कमलनाथ जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विचलित हो गई थी, घबरा गई थी और इसलिए उसने ताबड़तोड़ तरीके से कांग्रेस की सरकार को गिरा दी। तो आज जो स्थिति सामने है, जिस तरह की बातें सामने आ रही है, आज जो विरोध हो रहा है, आज क्योंकि जो सरकार एक अच्छा काम कर रही थी, कमलनाथ जी की सरकार एक अच्छा काम कर रही थी। आप जानते हैं कमलनाथ जी का 40 साल का लंबा राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव है। निश्चित रूप से उनके अनुभव से पूरे प्रदेश को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती, लोगों को रोजगार मिलता है। और जो हमने वायदे किए थे, लगभग 800-900 वायदे किए, 900 कुछ वायदे किए थे, उन हर वायदों पे काम करते कमलनाथ। तो कमलनाथ जी का काम करने के मामले में जो बोलते हैं वो निश्चित रूप से करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे इस प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के रूप में फिर प्रदेश को एक नई ऊर्जा के साथ काम करने का मौका मिलेगा। और आने वाले समय में कांग्रेस पुनः इस प्रदेश की जनता की सेवा करेगी। हम लोग हमें आशान्वित रहते हैं कि प्रदेश के अंतिम स्तर के व्यक्ति को भी देश की मुख्य धारा में जोड़े, प्रदेश की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करें। और कांग्रेस ने ये सब काम हमेशा किया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से युवाओं को ठगा है, जिस तरह से युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया, ये सब हमने और आपने देखा किस तरह से जो घोटाले हुए। हमारे विद्वान पत्रकार मित्र ने बोला कि जितने, मैं तो कह रहा हूँ जितने दिन सरकार चली उतने घोटाले भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। तो निश्चित रूप से जो घोटालों की फहरिस्त है बहुत लंबी है। तो आने वाले समय में इन सब चीजों की परिणति भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगी। जो युवाओं का श्राप है वो भी उन्हें लगेगा। हमारी बहनों की जो इज्जत तार हो रही, किस तरह से उनके साथ बलात्कार हुआ, किस तरह से उनकी हत्या हो रही, किस तरह से उनके अपहरण हो रहे हैं और आज तक कुछ पता नहीं है।
तो जो अपने आप को महिलाओं का भाई, बेटियों का मामा कहलाता था, किस तरह से उन्होंने अपना चेहरे को कलुषित कर लिया। ये इस भारतीय इतिहास में ये सब स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये मध्य प्रदेश के इतिहास में भी ये जो काला युग है भारतीय जनता पार्टी का, ये हमेशा याद करते जाएंगे। लेकिन आज जिस तरह से ये बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से, तो आज जनता के मुखमंडल से ये सब चले गए, जो जनता के चेहरे। ठीक है आनंद जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। हमारे साथ एक दर्शक हैं, जुड़ चुके हैं, गिरीश शुक्ला कानपुर से। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपनी राय रख सकते हैं आप। हेलो जी। हेलो जी जी गिरीश जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के नेताओं से हमारी ये विनम्र प्रार्थना है जी कि वह लोकतंत्र का अपमान करना बंद कर दें। और ये जन यात्राएं जो निकाली जाती हैं वो केवल अपनी गाड़ियों का, अपनी ताकत का, अपनी धन और सत्ता का प्रदर्शन होता है, ताकि गरीब लोग डर के हमारी खिलाफत करना बंद कर दें, इसलिए यात्राएं निकाली जाती हैं। गांधी जी ने दांडी मार्च किया, ऐसी यात्रा नहीं निकाली थी उन्होंने। ये यात्राएं सिर्फ धमकाने के लिए निकाली जाती हैं, और जहां ये हिंसा के लिए ही निकाली जाती हैं। हिंसा हो, वोट का ध्रुवीकरण हो और हमारी जीत हार हो। तो लोकतंत्र का बहुत अपमान मोदी सरकार ने किया है इन 10 सालों में। इन्होंने सदैव ये कहा कि सीएजी ने घोटाला पकड़ा। सीएजी कोई घोटाला नहीं पकड़ती। सीएजी सरकार की नीतियों से लाभ हानि का खर्च को निकालती है। अगर कोई घोटाला होता है, किसी का कुछ चोरी किया है, तो वो पैसा बरामद होना चाहिए। अगर मोदी सरकार में दम है तो 20 लाख करोड़ रुपया वसूल के मैं ब्याज के दिखाएं, अन्यथा चोर कहना लोगों को बंद कर दें। जो सबसे बड़ा चोर होता है वो दूसरों को चोर ही कहता है। चलिए गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जनहित में। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति की। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने, आपको बता दें कि जन समर्थन रैली यात्रा निकाली थी, और जहां पर जन आशीर्वाद इस रैली में पथराव हुआ, लोगों में आक्रोश नजर आया। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के यात्राओं में इस तरीके के हमले क्यों हो रहे हैं? क्या मामा का काउंटडाउन शुरू हो गया? तमाम चीज़ें हैं और हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और मैं यहाँ पर राकेश अंचल जी, आपसे ये समझना चाहूँगी, क्या मध्य प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं कर रही है? क्या चेहरा बदलने की बात कहीं से निकल कर सामने आ रही है? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में काम करने वाले नेता हैं। कांग्रेस के भी तमाम मुख्यमंत्री बड़े दिग्गज अर्जुन सिंह जैसे रहे हैं। इन लोगों को भी इतना मौका नहीं मिला। तो जनता आजिज़ तो आ चुकी है चेहरा देख देख करके। पार्टी की मैं बात नहीं करता हूं, लेकिन चेहरे से तो ऊब गई है, क्योंकि अब जो चेहरा है राजनीतिक चेहरा नहीं रहा है, एक शोमैन का चेहरा हो गया है। अभी मैं पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी को फॉलो कर रहा था, उनके कार्यक्रमों में भी देखा मैंने कि अब भारतीय जनता पार्टी की जो सभाएं हैं वो राजनीतिक सभाएं नहीं होती हैं। अब लगभग जैसे एक फैशन शो होता है, उस तरह के कार्यक्रम होते हैं जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, पार्टी के स्थानीय नेताओं का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। एक कारपोरेट एजेंसी की तरह, एक इवेंट की तरह सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। ये जन आशीर्वाद यात्रा भी उसी का प्रतीक है, और इसलिए मुख्यमंत्री से लोग उबे हुए हैं, उनकी पार्टी के लोग उबे हुए हैं। भाई, पार्टी में जो दूसरे नेता हैं वो 18 साल 20 साल अपनी बारी का इंतजार नहीं कर सकते। तो असंतोष जनता में भी है और असंतोष भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है। तो इस दोनों असंतोष के कोलैबोरेट होने से इस बार विधानसभा का जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर रहा है। और ये हमले तो अपवाद है। जी बिल्कुल राकेश जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। हमारे साथ उमेश जी मेरठ से जुड़ चुके हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं आप। नमस्ते मैडम जी नमस्कार। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी है उमेश जैन जी, उमेश जी अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। उमेश जैन जी से शायद संपर्क टूट गया। आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं।
राकेश जी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ की बात करें तो शिवराज जी ने एक लंबी बैठक यहाँ पर की, जैसे कि आपने खुद बताया, और आप चूंकि वरिष्ठ हैं, आप इस बात को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों क्या कुछ चल रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा कि चेहरा बदलने की कहीं ना कहीं लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर अब मामा की जगह किसी और को कैंडिडेट बनाया जाए, अगर ऐसा होता है तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव में, और क्या आपको लगता है कि ऐसा सोच सकती है बीजेपी? देखिए, जहां तक सवाल है कि अब चेहरा बदलने का जो समय था वो निकल गया है, हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो अब चेहरा बदलने की जोखिम ले नहीं सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास शिवराज सिंह के पीछे कतार में खड़े लोगों की एक लंबी संख्या है, तो अगर ये समय से पहले चेहरा अगर 6 महीने पहले 8 महीने पहले बदल दिया होता तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होता, पार्टी के कार्यकर्ताओं का असंतोष कम होता, जनता में भी एक जिज्ञासा होती कि नया आदमी है, चलिए उसको परखने। तो अब जहाँ तक शिवराज सिंह जी का सवाल है तो वो तो पूरी तरह से एक्सपोज हैं, उनके अभिनय से, उनकी वक्तव्य कला से जनता आजिज हो चुकी है। एक प्रत्येक का भाषण होता है, उसमें कोई नवीनता नहीं होती है, वो एक रिश्तों, भावनात्मक रिश्तों के आधार पर अपनी राजनीति को बरकरार रखना चाहते हैं, बहनें बना के, भांजे भांजियां बना के। जबकि स्थिति ये है कि अभी रक्षाबंधन के समय पर उन्होंने घोषणा की कि महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा गैस का, नहीं मिला। महिलाओं ने कई जगह प्रदर्शन किया, ग्वालियर शहर जो कि इस समय भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां महिलाओं ने प्रदर्शन किए। तो ये स्थितियां तो हैं कि हालत खराब है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने हार क्या नहीं जो मानी। चीज शिवराज सिंह चौहान के लिए लागू होती है, क्या वो कमलनाथ जी के लिए लागू नहीं होती? देखिए, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की राजनीति में कभी सक्रिय रहे नहीं, वो केंद्र की राजनीति के एक बड़े खिलाड़ी रहे हैं। उन्हें पहली बार मौका मिला था, मुख्यमंत्री बनाए गए, और बहुत कम समय, 15 महीने 16 महीने में उनके पास कर्तव्य करने का कोई बहुत बड़ा समय नहीं था। फिर भी उन्होंने जितना काम किया वो लोगों को याद है। और अब मुझे लगता है कि सिर्फ लोग इसीलिए तब्दीली चाहते हैं कि उन्होंने जो प्रयोग 2018 में किया था भारतीय जनता पार्टी को बदलने का, उसको बीच में ही तोड़ दिया गया। एक बार अगर कांग्रेस को दोबारा मौका मिले तो उनको परखा जाए। और उनकी पुरानी सरकारों ने निश्चित तौर पर, कांग्रेस की सरकार, अरविंद सिंह की सरकार को बड़ी प्रगतिशील सरकार माना गया, उन्होंने दलितों, पिछड़ों और आदिवासी के लिए बहुत काम किया था। तो उम्मीदें तो कांग्रेस से हैं। या मध्य प्रदेश में वैसे भी 2 दलीय राजनीति पिछले 63 साल से चल रही है, एक बार कांग्रेस आती है तो दूसरी बार कोई दूसरा विपक्ष आता है। रमाकांत जी, आम आदमी पार्टी खुद को कैसे देख रही हो और आपके पास क्या चेहरा है? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से मैदान में है। आम आदमी पार्टी की हर विधानसभा में बदलाव यात्राएं चल रही है। आम आदमी पार्टी का संगठन पूरा हो चुका है। आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के पास चेहरे बहुत सारे हैं और जो है सभी चेहरे अपने अपने क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की 8 गारंटियां जो मध्य प्रदेश की जनता के लिए लॉन्च हुई है वो अभी घर घर पहुंचा रहे हैं। जल्द ही हमारी मध्य प्रदेश की जनता के लिए, आदिवासियों के लिए गारंटी आएगी, और किसानों के लिए गारंटी आएगी। और दूसरा ये कि जो अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है वो गारंटी है, मतलब पूरी होनी ही है, उनको पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो लोग, चाहे देश की जनता हो चाहे मध्य प्रदेश की जनता हो, आप नगर निगम का मध्य प्रदेश का चुनाव देखेंगे और पंचायत के चुनाव देखेंगे तो पहली बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 16 में से 1 नगर निगम पे कब्जा किया। 1 नगर निगम पे 16 में से 1 मेयर आम आदमी पार्टी का है। 52 पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, सैकड़ों जिला पंचायत, जनपद सदस्य और सरपंच हैं। तो आम आदमी पार्टी के ऐसे लीडर जो अलग अलग जगहों पे पूरे मध्य प्रदेश में बीज के रूप में तैयार हुए थे, आज वो बड़े पौधे बन गए हैं। और जल्दी ही आपको दिखाई देगा कि मध्य प्रदेश के इन चुनावों में जनता दिल्ली और पंजाब के कामों को कैसे मध्य प्रदेश में लाने के लिए आम आदमी पार्टी को चुनेगी। पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी को कैसे आंक रहे हैं? राकेश जी। जी, आपका सवाल दोहराएंगे? जी, आम आदमी पार्टी को कैसे आंक रहे हैं आप? लड़ाई कांग्रेस बीजेपी में है या आम आदमी पार्टी का कुछ जनाधार है? देखिए, मध्य प्रदेश की
क्या, जैसे मैंने पहले भी कहा कि यहाँ द्विदलीय राजनीति चली है जब से मध्य प्रदेश बना है। बीच में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टियों ने भी यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन वो सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम 12 सीटें 230 में से जीत पाई और अंत में वो जीते हुए जो विधायक थे, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के हों चाहे समाजवादी पार्टी के हों, वो अंततः सत्तारूढ़ दल के साथ शामिल हो गए, चाहे वो बीजेपी की सत्ता रही हो चाहे कांग्रेस की सत्ता रही हो। अब पहली बार आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही है, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में अभी आम आदमी पार्टी को बहुत काम करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के पास अभी खुद के कार्यकर्ता नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अपना भविष्य नहीं देख पाए हैं वो लोग आम आदमी पार्टी में आए हैं। तो मुश्किल से वही स्थिति जो बसपा और समाजवादी पार्टी की रही थी कि 10-12 सीटें अगर आम आदमी पार्टी जीत ले तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि आम आदमी पार्टी के लिए होगी, क्योंकि यहाँ गुंजाइश वही 2 दलों की है, तीसरे दल की गुंजाइश बहुत ज्यादा रही नहीं। राकेश जी, नरोत्तम मिश्रा की बात करें अगर हम, तो नरोत्तम मिश्रा काफ़ी ज़्यादा एक फेमस कह सकते हैं व्यक्ति हैं। अगर मध्य प्रदेश के अंदर आप प्रवेश करें तो आपको नरोत्तम मिश्रा के बारे में ज़्यादा बातें सुनने को मिलती है रेदर देन शिवराज सिंह चौहान। तो अगर हम उनकी बात करें तो क्या वो एक कैंडिडेट हो सकते थे, लेकिन बीजेपी ने नाम नहीं लगाया? देखिए, आपने बड़ा यक्ष प्रश्न कर दिया है। नरोत्तम मिश्रा पहले इसी शिवराज सिंह सरकार के संकट मोचक माने जाते थे, बाद में वो संकट मोचक से उनकी छवि इतनी उन्होंने बड़ी कर दी कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह का विकल्प बनने के स्थिति में आ गए और उन्होंने अपने प्रचार तंत्र से ये कोशिश भी की और उसमें भी उन्होंने अपना दखल बढ़ाया, लेकिन उनके भाग्य रेखा में शायद मुख्यमंत्री बनना नहीं है, इसलिए उन्हें पिछले 20 साल से कभी भी मुख्यमंत्री के प्रत्याशी के रूप में या शिवराज सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। उनका प्रभाव क्षेत्र बहुत सीमित है, वो शिवराज सिंह जी की तरह बहुत लोकप्रिय और आम जनता से जुड़े नेता नहीं है। उन्हें मध्य प्रदेश का टिनोपाल मंत्री कहा जाता है, वो लक धक कपड़ों में रहने वाले नेता हैं, जबकि शिवराज सिंह में अंतर है। शिवराज सिंह की अप्रोच अच्छी है, जनता के लिए बहुत सहज उपलब्ध है, संवाद का नहीं। राकेश जी, मुझे ऐसा लगता है हाँ, शिवराज जी बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है, लाडली बहना और मेरी बहना इस तरीके की वक्तव्य, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी बड़े कट टू कट बात करते हैं और बड़े कटाक्ष उनके मुंह से निकलते हैं। शायद यही वजह है कि वो उनसे कंपेयर कर पाना मुश्किल है थोड़ा। ये नरोत्तम मिश्रा पढ़े लिखे आदमी हैं और अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें भी 2 दशक से ज्यादा हो चुका है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का जो कट्टर पंथ वाला रास्ता है उस रास्ते के नेता हैं। वो उमा भारती ब्रांड से पैदा हुए नेता हैं। उमा भारती ने उनको 3 साल तक प्रतीक्षा कराई, बाद में वो अपने मंत्रिमंडल में लिया था। तो वो बहुत कड़वी जबान में बोलते हैं और आज की राजनीति में कड़वी जबान सुनना कोई पसंद नहीं करता, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे आप हो। जो सॉफ्ट स्पोकन नेता है उनको महत्व दिया जाता है, जनता उनकी बात को गौर से सुनती है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि नरोत्तम मिश्रा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कभी गंभीर रही है या कभी गंभीर होगी, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा से श्रेष्ठ नेता अभी भारतीय जनता पार्टी के पास मध्य प्रदेश में है। ठीक है, राकेश जी और रमाकांत जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आनंद जी भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जनहित में आज हम बात करें मध्य प्रदेश की राजनीति